हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है जो सीटेट पेपर 2 के लिए होती है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी, जो ज्योग्राफी के क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमते रहते हैं, जिसका कारण होता है पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा। तो स्थलीय मंडलीय प्लेट धीमी गति से घूमते रहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा के कारण होता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, तथा जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल उत्पन्न होते हैं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी आदि, उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। तथा जो बल पृथ्वी के सतह पर लगते हैं, जैसे कि पृथ्वी की सतह पर जैसे अपरदन, निक्षेपण होता है, उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न होते हैं तो कभी धीमी गति से। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति से भी उत्पन्न हो सकते हैं तथा कभी धीमी गति से भी उत्पन्न हो सकते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है कि पृथ्वी की गतियाँ अंतर्जनित बल व बहिर्जनित बल से प्रभावित होती हैं। अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल होते हैं तथा पटल विरूपण बल होते हैं। आकस्मिक बल जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन जो पृथ्वी के अंदर होते हैं, तथा पटल विरूपण बल जैसे पर्वत निर्माणकाली बल, तथा बहिर्जनित बल जो पृथ्वी की सतह पर होते हैं, जैसे अपरदन और निक्षेपण। अगला बिंदु, ज्वालामुखी। भूपर पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो भूकंप किसे कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, उसे भूकंप कहते हैं। भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन न आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। तो भूपर पट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, तथा उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। तो अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है भूकंप से, एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर इसकी हानि निम्नतम होती जाती है, अर्थात धीरे होती जाती है। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? वह 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें प्रथम है पी तरंग, जिसे अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं, तथा दूसरी है एस तरंग, जिसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, तथा तीसरी है एल तरंग, जिसे पृष्ठीय तरंग भी कहते हैं। तो भूकंप तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, जैसे पी तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरी एस तरंग या अनुप्रस्थ तरंग, तथा एल तरंग अथवा पृष्ठीय तरंग। अगला बिंदु, भुज में भूकंप के झटके जो आए थे उसके बारे में। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। तो भुज में भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 को, तथा इसकी तीव्रता 6.9 है। यह प्रश्न पेपर में बन सकता है। भुज की तबाही, फोन लाइन, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइन आदि सभी प्रभावित हुए थे, तथा स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षकों की मौत होने की आशंका भी थी। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट बिंदु हो सकता है कि 26 जनवरी 2001 को भुज का भूकंप आया था, जिसकी रिक्टर स्केल की तीव्रता थी 6.9। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। तो भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है? भूकंप लेखी से। तथा भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। यह दोनों अलग यंत्र हैं, भूकंप लेखी तथा रिक्टर स्केल अलग यंत्र है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे कम होती है उसका प्रभाव ना के बराबर होता है, तथा जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकती है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। पिछले साल ही यह पेपर बन चुका है कि किस रिक्टर स्केल की भूकंप की तीव्रता हानि पहुंचा सकती है, तो वह 6.0 से अधिक वाली। अगला बिंदु, नदी के बारे में। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है, जैसे कि यह दिखाया गया है। इसमें एक बिंदु और है कि विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वह दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। अन्य जलप्रपातों में उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अन्य एक इंपॉर्टेंट और जलप्रपात है वह
कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, तथा अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। नेक्स्ट बिंदु यह है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जैसा कि यह इसमें दिखाया गया है, ये मोड़दार मार्ग, तथा नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील निर्माण करते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। यह प्रश्न पेपर में आ चुका है कि विसर्प एवं चाप झील किसे कहते हैं। तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन्हीं मोड़दार मार्गों को विसर्प कहते हैं, एवं जब ये मोड़दार विसर्प नदी से अलग हो जाते हैं तो उसे चाप झील कहते हैं। अगला बिंदु, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितरिका कहते हैं। यह भी प्रश्न बन चुका है कि वितरिका किसे कहते हैं। तो समुद्र की सतह तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा यह अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इसी ही विभाजित होने को वितरिका कहते हैं। अगला बिंदु, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, जिनकी समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया कि ये चट्टान पहले थी तथा ये समुद्र था, इसमें कोई दरार नहीं थी, पर समय के साथ जब ये टकराती जाती हैं तो इसमें दरार पहले उत्पन्न होती है, फिर यह दरार और लंबी और चौड़ी हो जाती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। यहाँ प्रश्न भी बन चुका है, तटीय मेहराब किसे कहते हैं। तो जब समुद्री गुफाओं के बड़े होते जाने पर उनमें केवल छत ही बचती है तो उसे तटीय मेहराब कहते हैं। तथा लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है, जिसे स्टैक कहते हैं। यह भी प्रश्न बन चुका है कि स्टैक किसे कहते हैं। तो लगातार अपरदन होने से तटीय मेहराब की छत को भी तोड़ दिया जाता है और केवल दीवार ही बचती है, जिसे स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री भृगु किसे कहते हैं? समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को। अगला बिंदु, रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। यहाँ प्रश्न बन चुका है कि छत्रक सेल किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। तो पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। तो इनके जो बेस होते हैं, अर्थात नीचे का पार्ट होता है, वो थोड़ा सा संकीर्ण होता है तथा इनका शीर्ष का भाग विस्तृत होता है, क्योंकि पवनें सेल के निचले भाग को ज़्यादा आसानी से काट पाती हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। पवन चलने के साथ यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती हैं। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिन्हें बालू टिब्बा कहते हैं। तो प्रश्न बन चुका है कि बालू टिब्बा किसे कहते हैं, कि जब पवनें रेतों को बहाती हैं तथा जब वह बहाव रुक जाता है तो यह रेत एक जगह गिरकर छोटी पहाड़ी निर्माण करती हैं, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो यह प्रश्न बन चुका है कि लोएस किसे कहते हैं। तो जब बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। अब यह चैप्टर यहीं तक। चलिए इसका क्विक रिकैप करते हैं। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी किस बल का परिणाम है? तो ज्वालामुखी अंतर्जनित बल का परिणाम है। भूकंप में उद्गम केंद्र कहाँ होता है? जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, तथा पृथ्वी के निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? यह 3 प्रकार की होती हैं, पी रेज, एस रेज, एल रेज। पी रेज को ही अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं तथा यस रेज को ही अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, एवं एल रे को पृष्ठीय तरंग कहते हैं। अगला बिंदु, भुज में भूकंप कब आया था? भुज में भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था तथा इसकी तीव्रता 6.9 थी। नेक्स्ट बिंदु, भूकंप मापने का यंत्र क्या है? वह है भूकंप लेखी, एवं इसकी तीव्रता मापने का यंत्र है रिक्टर स्केल। तथा 6 से ऊपर का भूकंप शक्तिशाली होता है एवं 7 से अधिक का भूकंप सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। अगला बिंदु है नाइग्रा फॉल्स कहाँ है? नाइग्रा फॉल्स नॉर्थ यूएसए अर्थात उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा में स्थित है। तथा एंजिल जलप्रपात दक्षिणी यूएसए के वेनेजुएला में है, दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला में है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया जो कि साउथ अफ्रीका में है, वह जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। अगला बिंदु है विसर्प किसे कहते हैं? मोड़दार मार्ग पर जब नदी बहने लगती है तो नदी के इन मोड़ को विसर्प कहते हैं। तथा आर्क झील जिसे कहते हैं आर्क झील, चापाकार झील एवं गोखुर झील तथा छाड़न झील, ये सभी नाम है। विसर्प किनारे पर जब लगातार अपरदन व निक्षेपण होने लगता है तो ये विसर्प जो कट जाते हैं झील से, उन्हें विसर्प जब कट जाते हैं नदी से तथा एक अलग झील का निर्माण करते हैं, उसे चाप झील कहते हैं, जिसे आर्क झील भी कहते हैं, गोखुर झील भी कहते हैं तथा छाड़न झील भी कहते हैं। बनाता है समुद्री गुफा। समुद्री तरंगे जब
चट्टान से टकराकर छेद कर देती हैं तथा समय के साथ ये बड़े हो जाते हैं और गुफा बन जाते हैं, तो इन्हें समुद्री गुफा कहते हैं। तटीय मेहराब किसे कहते हैं? जब ये गुफाएं समुद्री में आच्छादन से केवल छत ही बचती है तो यह तटीय मेहराब कहलाती है। तथा स्टैक, जब ये तटीय मेहराब की छत भी अपर्दन हो जाता है तो ये केवल दीवारें बचती हैं तो उसे स्टैक कहते हैं। अगला बिंदु, छत्रक शैल किसे कहते हैं? रेगिस्तान में छत्रक के आकार के बलुए शैल होते हैं, इनका आधार संकीर्ण होता है तथा शीर्ष विस्तृत होता है। अगला बिंदु, बालू टिब्बा किसे कहते हैं? बालू टिब्बा रेत की छोटी पहाड़ी को कहते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।